मूवी की शुरुआत में हम एक व्यक्ति को देखते हैं जिनका नाम विष्णु है। वह ताजमहल में एक टूर गाइड के रूप में काम करते हैं। कई सालों से वह लोगों को ताजमहल के इतिहास और उससे जुड़ी कहानियों के बारे में बताते आ रहे हैं। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। मुमताज महल का निधन 1631 में बच्चे को जन्म देते समय हो गया था। इसके बाद शाहजहां ने उनकी याद को हमेशा के लिए अमर बनाने के लिए ताजमहल बनवाने का आदेश दिया। इसका निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ और इसे पूरा होने में लगभग 20 से 22 साल लगे। आज ताजमहल दुनिया के सबसे प्रसिद्ध प्रेम स्मारकों में से एक माना जाता है। इसके बाद हमें विष्णु के परिवार से मिलवाया जाता है। उनके परिवार में कुल 5 सदस्य हैं: बड़ा बेटा अविनाश, उसकी पत्नी सुष्मिता, उनके 2 बच्चे और विष्णु की छोटी बेटी। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या देखने को मिलती है। अविनाश अपने पिता की ईमानदारी से बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि घर की आर्थिक हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। किराया, ईएमआई और रोजमर्रा के खर्चों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। पैसों की तंगी की वजह से पूरे परिवार में तनाव और परेशानियां बनी रहती हैं। अगली सुबह का दृश्य ताजमहल के सामने खुलता है, जहां विष्णु शांत होकर बैठे हुए दिखाई देते हैं। तभी उनका बेटा अविनाश वहां आता है और कहता है, ज्यादा शरीफ बनने की कोशिश करोगे तो लोग तुम्हारी पीठ पीछे बुरा ही बोलेंगे। इस पर विष्णु मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, तो फिर पीछे मुड़कर मत देखो। यहीं से साफ पता चलता है कि विष्णु की सोच और न्याय करने का तरीका सबसे अलग है। इसके बाद पता चलता है कि अगले दिन ताजमहल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पद के लिए चुनाव होने वाला है और विष्णु उसकी तैयारियों में पूरी तरह जुट जाते हैं। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि विष्णु के सामने विपक्ष की ओर से उस्मान नाम का एक उम्मीदवार खड़ा है। बातों बातों में उस्मान विष्णु को धमकी देते हुए कहता है कि वह इस राजनीति से दूर रहे और अपने परिवार का ख्याल रखे। लेकिन विष्णु बिना डरे जवाब देता है, मेरे घर में सब ठीक है, आप अपनी चिंता कीजिए। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि विष्णु की बेटी तरासा अपनी यूपीएससी की टेस्ट सीरीज और पढ़ाई के लिए 3000 रुपये मांगती है। विष्णु बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पैसे दे देते हैं। फिर कहानी में हर्षा पटेल नाम की अमेरिका से आई एक महिला की एंट्री होती है। वह विष्णु से ताजमहल के इतिहास के बारे में सवाल करती है। विष्णु बताते हैं कि मुमताज महल की मृत्यु के लगभग 6 महीने बाद उनके पार्थिव शरीर को आगरा लाया गया और ताजमहल के अंदर दफनाया गया। इसके बाद हर्षा पटेल एक विवादित सवाल उठाती हैं। वह पूछती हैं, क्या ताजमहल सच में शाहजहां ने बनवाया था? मैंने सुना है कि पहले वहां एक हिंदू महल था। यह सुनकर विष्णु उनकी बात मानने से इनकार कर देते हैं। तब हर्षा पटेल कहती हैं कि सच जानने के लिए उन्हें महेंद्र दास का नाम देखना चाहिए। उनके अनुसार 1970 में महेंद्र दास ने 2 अमेरिकी लोगों को कुछ ऐसे प्रमाण दिखाए थे जिनसे उन्हें विश्वास हो गया कि वहां पहले एक हिंदू महल था। विष्णु समझ जाते हैं कि हर्षा पटेल एक विवादित विषय पर बात कर रही हैं, इसलिए वह बहस में पड़ने के बजाय चुप रहना ही बेहतर समझते हैं और उनके सभी दावों को स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। हर्षा पटेल उनकी इस प्रतिक्रिया से निराश हो जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि विष्णु अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा होता है। उसी दौरान उसे हर्षा पटेल की कही हुई बातें बार बार याद आने लगती हैं। नशे की हालत में वह इन्हीं बातों को लेकर अपने दोस्तों से बहस करने लगता है। विष्णु कहता है कि शायद वह लड़की सच बोल रही थी। उसका इशारा इस दावे की ओर होता है कि ताजमहल को शाहजहां द्वारा बनवाए जाने से पहले वहां एक हिंदू महल था। यह सुनकर उसके दोस्त उससे कहते हैं, तुम्हें ताजमहल का गाइड बनाया गया है और तुम उसी थाली में छेद कर रहे हो जिसमें खाते हो। इसके बाद एक बड़ा खुलासा होता है। पता चलता है कि हर्षा पटेल जिस व्यक्ति की बातें कर रही थी वह कोई और नहीं बल्कि विष्णु के पिता थे। फिल्म के अनुसार विष्णु के पिता इस कथित सच को उजागर करने की कोशिश करते हुए आत्महत्या कर लेते हैं। अपने पिता की याद आते ही विष्णु भावुक हो जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। इसके बाद अगली सुबह दिखाया जाता है कि पिछली रात नशे की हालत में विष्णु द्वारा कही गई बातों का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ताजमहल के खिलाफ उसके बयान इंटरनेट पर फैलते ही वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाता है। इसके बाद विष्णु को गाइड एसोसिएशन के ऑफिस बुलाया जाता है। वहां उसका विरोधी उस्मान इस मौके का पूरा फायदा उठाता है। एसोसिएशन के लोग विष्णु को गाइड एसोसिएशन से निकाल देते हैं। विष्णु सफाई देते हुए कहता है कि उसने वे बातें नशे की हालत में कही थीं और यह उसका निजी मामला था, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनी जाती। इसी के साथ उसके बेटे की नौकरी भी चली जाती है। इन घटनाओं से विष्णु पूरी तरह टूट जाता है। जब वह गाइड एसोसिएशन के ऑफिस से बाहर निकलता है तो कुछ लोग उसके चेहरे पर कालिख पोत देते हैं और ताना मारते हैं, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। उसके दोस्त उसे सलाह देते हैं कि वह माफी मांग ले, लेकिन विष्णु साफ शब्दों में कहता है, मैं माफी नहीं मांगूंगा, अब मैं इस सच को पूरी दुनिया के सामने लाकर रहूंगा।
यहीं से विष्णु ताजमहल से जुड़े इस विवाद को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ने और अदालत में मामला दर्ज करने का फैसला करता है। इसके बाद अगली सुबह विष्णु एक वकील के पास जाता है जिनका नाम शशिकांत होता है। विष्णु उनसे कहता है कि वह उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहता है जिन्होंने लोगों को गलत इतिहास पढ़ाया, जबकि सच्चाई कुछ और थी। विष्णु का दावा होता है कि ताजमहल में कई रहस्य छिपे हुए हैं। उसकी बातें सुनकर शशिकांत नाराज हो जाते हैं और कहते हैं, अगर तुम बिना सबूत के ऐसी बातें करोगे तो पूरा समाज तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। हर कोई तुमसे प्रमाण मांगेगा। इस पर विष्णु कहता है कि अगर ताजमहल की कार्बन डेटिंग कराई जाए तो उसकी वास्तविक उम्र का पता चल सकता है। शशिकांत जवाब देते हैं, सिर्फ तुम्हारे कहने से कोई ताजमहल की कार्बन डेटिंग की अनुमति नहीं देगा। सबसे पहले तुम्हें अदालत में पेश करने के लिए ठोस सबूत लाने होंगे, तभी इस मामले पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके बाद शशिकांत साफ कर देते हैं कि यदि विष्णु कोई मजबूत और विश्वसनीय प्रमाण लेकर आता है, तभी वे उसका मुकदमा लड़ने के लिए तैयार होंगे। विष्णु सबूत जुटाने के लिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन इसके लिए उसे कुछ दिनों का समय चाहिए था। इसी बीच उसे अपने पिता का लिखा हुआ एक पत्र मिलता है। उस पत्र के आधार पर वह अपने पिता के साथ इस मामले से जुड़े एक व्यक्ति के घर पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात उनके बेटे से होती है। विष्णु उनसे कहता है, मैं आपके पिता द्वारा ताजमहल पर की गई पूरी रिसर्च पढ़ना चाहता हूं, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। इस पर वह बेटा कहता है, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, इस विषय पर अब कोई कुछ कहना नहीं चाहता। तब विष्णु जवाब देता है, यही तो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। कोई भी असली मुद्दों पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन बेकार की बातों में सबकी दिलचस्पी है। हमारे देश के इतने बड़े इतिहास को गलत तरीके से कैसे लिखा जा सकता है? मुझे इसका जवाब चाहिए और मैं इस मामले को न्याय दिलाकर ही रहूंगा।